नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से और अच्छी दिशा में बिल्कुल चल रही होगी। तो साथियों, बिना देरी के पहला प्रश्न लेते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो यहाँ पे हो जाता है कि कविता कौमुदी है कि उद्धव शतक या फिर उद्धव चरित, प्रिय प्रवास या फिर लोकायतन। तो यहाँ पे प्रिय प्रवास हो जाता है सही, क्योंकि हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये माना जाता है। और किसकी रचना है तो ये हरिऔध जी की हो जाती है। इसका प्रकाशन कब हुआ तो 1907 हो जाता है। और ये जो इनकी कुछ रचनाएं और भी हो जाती हैं, जैसे इनकी रचनाएं जैसे 1907 में नहीं, 1914 में इसका प्रकाशन हुआ है। चुभते चौपते हो जाएंगी, चोखे चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास, इनकी कुछ यहाँ पे मुख्य रचनाएं हो जाती हैं। राजपूती आन की कथा यहाँ पे हो जाएगा कि सिद्धराज या फिर रंग में भंग या फिर पंचवटी या फिर साकेत। यहाँ पे जितनी भी रचनाएं दिख रही हैं ये सब मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो राजपूती आन की कथा यहाँ रंग में भंग यहाँ पे हो जाती है। इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? यहाँ पे है चारू चंद्र लेख, है सत्याग्रह, है बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर पूर्णवा। यहाँ पे सत्याग्रह आंसर भी यहाँ पे सही हो जाता है, जो इनका उपन्यास नहीं है। मुझे जान चाहिए कि नायिका कौन है पूछा जा रहा है। तो मृणाल हैं, निर्मला हैं या फिर सुनीता या फिर वर्षा वशिष्ठ। तो यहाँ पर मुझे चांद चाहिए में वर्षा वशिष्ठ यहाँ पे आंसर हो जाता है सही। अपने अपने अजनबी साहित्य किस विधा की रचना है? नाटक है कि उपन्यास है कि जीवनी है या फिर आत्मकथा है? किसके अंतर्गत ये आती है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो अपने अपने विधा हैं, ये अज्ञेय जी की रचना हो जाती है। और एक ये जीवनी, ये एक जो है उपन्यास विधा हो जाती है। क्या हो जाती है? ये एक उपन्यास विधा हो जाती है। जीवनी जो है उन्होंने कोई भी जीवनी उन्होंने नहीं लिखा है। किसने? तो अज्ञेय जी ने। गोदान का रचना काल क्या हो जाता है? यहाँ पे 1935-36 या फिर 1950-51 या फिर 1933-34 या 1940 से 41, ये आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे 35 और 36 आंसर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि गोदान का समयकाल माना जाता है। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो प्रेमचंद का है या फिर विनोद शुक्ला का है या फिर रामदेव शुक्ल या फिर रमेश चंद्र शाह। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाता है सही, जो कि गोबर गणेश के रचनाकार ये माने जाते हैं। विनोद शुक्ला, यहाँ पे इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हो जाती हैं, जैसे नौकर की कमीज है, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी कृति हैं। और हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, ये यहाँ पे इनकी कुछ कृतियाँ जो महत्वपूर्ण हैं। सूरदास के उपन्यास का पात्र है तो यहाँ पे हो जाएगा रंगभूमि है, कर्मभूमि या गबन या फिर मानस का हंस। तो कौन सा आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे सूरदास जो उपन्यास है ये रंगभूमि का मुख्य पात्र यहाँ पे माना जाता है। अगला है कि गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ जी हैं या फिर मोहन राकेश। किसका यहाँ पे जो है वो सही हो जाता है? तो गली आगे मुड़ती है यहाँ पे हो जाएगा शिव प्रसाद जी की ये रचना हो जाती है। इनकी और रचनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जैसे अलग अलग बैतरणी है, दिल्ली दूर है, औरत है, कुहरे में युद्ध है, वैश्वानंद है, सैलूस या फिर नीला चांद। यहाँ पे शिव प्रसाद जी की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हो जाती हैं। जिंदगी नामा रचना किसकी है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। तो जिंदगी नामा यहाँ कृष्णा सोबती का ये आंसर क्या सही हो जाता है? सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती की रचना हो जाती है। दिलों दाली, सूरजमुखी, अंधेरे के यारों का यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी ए लड़की, ये सारी यहाँ पे रचनाएं किसकी हो जाएंगी? तो यहाँ पे कृष्णा सोबती की हो जाती हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हो जाते हैं? हो जाएगा यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र। तो त्यागपत्र किसकी रचना हो जाती? त्यागपत्र, परख, सुनीता कल्याणी, सुखदा विवद व्यतीत तथा जयवर्धन, ये जितने भी उपन्यास मैंने यहाँ आपको गिनाए हैं ये हो जाएगा कि ये जैनेन्द्र कुमार जी की ये सारे उपन्यास हो जाते हैं। अगला है यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं यहाँ पे शिव प्रसाद गुप्त हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, सत्यदेव परिव्राजक या फिर राम नारायण मिश्र हैं। यहाँ पे कौन सा आंसर होता है? यात्री मित्र सत्यदेव परिव्राजक का लिखा यात्रा वृत्तांत किसकी हो जाती है? तो ये सत्यदेव परिव्राजक की ये यात्री मित्र यहाँ पे कि सत्यदेव परिव्राजक की ये हो जाती है। सी आंसर यहाँ हो जाता है सही। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि
राम बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि सागर की लहरें हैं, कि आप्रवासी की यात्राएं हैं, पैरों में पंख बांधकर मेरी यूरोप यात्रा। तो यहाँ पे यात्रा वृत्त जो है पैरों में पंख बांध के, ये किसका हो जाता है? तो यहाँ पे राम बेनीपुरी की हो जाती है। निम्न से किस धातु से भाषा बनी है? तो भाक धातु से, भास धातु से, वाक धातु से, या फिर वद धातु से, किससे ये बनी हुई है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये भास, जो भाषा है ये भास धातु से, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अगला है लिपि की आवश्यकता होती है किसके लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है? भाषा बोलने के लिए, भाषा लिखने के लिए, भाषा संकेत में, या फिर तीनों में। तो किस में इसका प्रयोग हो जाता है? तो जो लिपि होती है ये, इसकी आवश्यकता लिखने में की जाती है, लिखने में इसका प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, खड़ी बोली निकलती है कहाँ से? तो पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी से, किससे ये निकलती है, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की विशेष बोली है, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। तो ये किसके अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आती है। अगला है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली क्या हो जाती है भाषा? तो ब्रज है, कि अवधी है, खड़ी बोली है, या फिर भोजपुरी। तो इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो अवधी के अंतर्गत आता है। अगला है, सर्वगुणा कंचनाम श्रियंती कथन, ये किसका है? ये हो जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम से है, मेघदूतम से, नीति शतकम से, चाणक्य नीति से, किससे इसका प्रयोग है? तो यहाँ पे हो जाता है कि ये नीति शतकम से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में किसकी रचना की है? तो भाषा बोली में की है, मतलब वो रचना जो है कौन सी बोली और भाषा में है? तो यहाँ अवधी में है, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगधी। आंसर ए सही हो जाता है कि अवधी में ये है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा जापानी शब्द जापानी भाषा से है? तो यहाँ पे हो जाएगा चाय है, रिक्शा है, कमीज है, लीची है। यहाँ पे रिक्शा जो डी बी आंसर है वो सही हो जाता है। वो किसके अंतर्गत हो जाता है? तो ये यहाँ पे हो जाता है जापानी के अंतर्गत। चाय और लीची तथा चीनी भाषा, ये सब चीनी के अंतर्गत हो जाती हैं। जबकि यहाँ पे कमीज जो है ये अरबी भाषा के। तो साथियों यहाँ पे देखिए कि जो प्रश्न का सिलेक्शन हुआ है, आप इस प्रकार की जो भाषा कहाँ से इस शब्दों को लिया जाता है, इसको भी विशेष तौर से याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत है? तो यहाँ पे हो जाते हैं मारवाड़ी है, मेवाती है, मगधी है, या फिर जो है यहाँ इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो यहाँ पे मगधी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पे है कि ई है, कि ई है, कि ए है, कि ए है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाता है सही। निम्न से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हो जाएगा कि यहाँ पे ए है, कि बी है, कि सी है, या फिर डी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे वाह हो जाएगा, या, रा, ला, वाह। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि खा है, कि ग है, कि घा है, कि ठा है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत गा हो जाता है यहाँ सही। मतलब जो वर्ण है, जो वर्णों का जो क्रम होता है उसमें प्रथम और तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो हमेशा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, जबकि जो है दूसरा और चौथा जो है वो वहाँ पे महाप्राण हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ओझेरी की झोरी कांधे अनंत की सलही बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो कोरि कहे। इस पंक्ति में कौन सा रस है पूछा जा रहा है? विभत्स रस है, वीर है, भयानक है, या फिर रौद्र है? तो यहाँ पे जो रस है वो विभत्स रस हो जाता है। अगला है कि आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? तो विभत्स होते हैं, रौद्र होते हैं, भयानक होता है, या फिर वीर होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो आवेश और उग्रता जो होते हैं वो रौद्र रस में देखने को मिलते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? निर्वेद है, रति है, पुत्र स्नेह है, भगवत प्रेम है। तो यहाँ भक्ति में जो होता है ये निर्वेद हो जाता है। भक्ति में जो रस होता है वो भक्ति में भगवत प्रेम होता है। ये यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका सही। अगला है कि हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा जा रहा है? उपमा है, कि अनुप्रास है, कि रूपक है, या फिर उत्प्रेक्षा है? तो यहाँ पे हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पे तुलना की गई है। जब किसी से किसी की तुलना या फिर समानता वहाँ पे बताई जाती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? ये यहाँ पे
तो यहाँ पे समानता की गई, तुलना की गई है, उपमा अलंकार हो जाएगा सही। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हो जाएगा उपमा है कि अनुप्रास है कि यमक है या फिर रूपक है। यहाँ पे रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाता है सही, क्योंकि यहाँ पे माँ और सा वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है। मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा यहाँ पे अलंकार है? हो जाएगा कि उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक है या फिर रूपक है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, तो यहाँ पे हो जाता है कि रूपक अलंकार हो जाता है। जब उपमेय और उपमान में अभेद रहित जो है देखने को मिलता है तो वहाँ पे आंसर रूपक हो जाता है, और ज़्यादातर योजक चिन्ह भी देख करके लोग यहाँ पे पहचान बनाते हैं, और तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट, इस पंक्ति में दोनों कुल मिलाकर के कितनी मात्राएं हैं ये यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ 24 हैं कि 26 हैं कि 25 हैं या फिर 23 हैं, कितनी मात्राएं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं आपको। तो इसमें जो पूरी पंक्ति हो जाती है वो यहाँ पे 24 हो जाएगी। अगला है कि जिस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा के और छंद के तथा शेष 4 जो होते हैं वो किसके, रोला छंद के होते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है कुंडलिया हो जाता है, उलाला रोला या फिर छप्पय। तो कुंडलिया आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। कुंडलिया की विशेषता एक और होती है कि रोला और दोहा से मिलकर के बना होता है, जिस शब्द से शुरुआत होती है अंत भी उसी शब्द से इसका होता है। मत गयन सुमुखी सुंदरी आदि के भेद क्या हैं? हो जाएगा कि छप्पय है कि रोला है, कुंडलिया है या फिर सवैया है। तो मत गयन सुमुखी सुंदरी आदि जो हैं ये किसके हैं? यहाँ पे ये सवैया के भेद यहाँ पे माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? तो ये सवैया के भेद के अंतर्गत ये आते हैं। अगला प्रश्न है कि संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे सन प्लस हार हो जाएगा, संहार, सम प्लस हार, समहार, या यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा सम प्लस हार हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है निह प्लस कपट निम्न से किस संधि का भेद हो जाता है? तो यहाँ पे है कि हल संधि है कि विसर्ग है कि वृद्धि है या फिर स्वर है। विसर्ग यहाँ भी आंसर हो जाएगा आपका सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे हो जाएगा, इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। कौन सा आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है सही? तो यहाँ पे हो जाएगा कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक पंचम जो वर्ण होता है वो वहाँ पे हो जाएगा। उसी वर्ग का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा कि उसी वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है उसी का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। अगला है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व हो जाता है, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो जब पहला गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे राजमहल है, राजपुत्र है, राजकुमार है, तो यहाँ पे राज जो है ये क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा, महल इसका प्रधान जो है वो पद हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बैलगाड़ी समास, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है या बेई भाव या फिर तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा हो जाता है? तो बैलगाड़ी में भी तत्पुरुष समास हो जाता है, संबंध तत्पुरुष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना या फिर परेशान करना। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है मुहावरे का एड़िया रगड़ने का बहुत दौड़ धूप करना, ये यहाँ पे बीसी आंसर हो जाएगा सही। अगला है सावन सूखे न भादो हरे, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कि सावन में सूखा और भादों में हरा, न सावन में सूखा न भादों में हरा, असंभव बात, सदा एक सी दशा होना। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है इस लोकोक्ति का मतलब एक सी दशा हमेशा बनी रहना, ये यहाँ पे हो जाएगा, न सावन सूखे न भादो हरे। एक
हाथ से ताली नहीं बजती है लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा दोनों हाथों से ताली बजनी चाहिए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार हो, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ये कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, अर्थात झगड़े के लिए दोनों पक्ष इसमें जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न एवं विकृत हुए हैं क्या हैं, वो हो जाएंगे तत्सम हैं कि तद्भव हैं कि अर्ध तत्सम या फिर देशज। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से विकृत हो गए वो तद्भव शब्द यहाँ पे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। और जो संस्कृत के शब्द हैं और वैसे ही बने हैं वो तत्सम कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल में कौन सा शब्द है? हाँ हो जाएगा देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर अर्ध तत्सम है। तो यहाँ पे जो आंसर किलकिल है वो देशज शब्द के अंतर्गत यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? हो जाएगा फारसी है, पुर्तगाली है, अरबी है या फिर संस्कृत है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है कि जो अलमारी शब्द है ये पुर्तगाली शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पुर्तगाली हो जाता है। तो ऐसे ही शब्दों को देख करके उस प्रकार के प्रश्न को मतलब जो भी प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं कि भाषा से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ की भाषा का ये शब्द है। अगला है हिंदी भाषा में कारक की संख्या कितनी है? यहाँ पे हो जाता है कि 8 है कि 6 है कि 12 है या फिर 10 है। तो कितनी हो जाती हैं? तो उसकी संख्या जो यहाँ पे हो जाती है 8 हो जाती है। कारकों की संख्या हिंदी में 8 मानी जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? यहाँ पे हो जाएगा सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध या फिर पूर्ण भूतकाल। आंसर यहाँ पे सही रहा। सीता ने कहा था यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का वाक्य है क्योंकि इसमें क्रिया काफ़ी समय पहले समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला है राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य में अस्थूलांकृत जो कारक है ये यहाँ पे क्रमशः पूछा जा रहा है। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। कौन सा आंसर हो जाता है इसमें सही? तो यहाँ राम जो है, राम ने कर्ता, यहाँ कारक, फिर उसके बाद रावण ने कर्म, उसके बाद तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर। इसमें है कर्ता, कारक, कर्म, करण और उसके बाद यहाँ पे ये कारक जो है इसकी यहाँ पे सीरियल सही है। अगला है निम्न से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? हो जाएगा बिलाव, हो जाएगा बिलाव या फिर बिल्ला या फिर बिलौटा। आंसर यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो हो जाएगा कि बी आंसर हो जाएगा बिलाव, ये सही है। अगला प्रश्न है कि विद्वान का स्त्रीलिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्वान है कि ज्ञानी है कि विदुषी है या फिर होशियार है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो सी कि ये ज्ञानी जो विद्वान है उसका विदुषी हो जाएगा। बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? हो जाएगा बाजुओं या फिर बाहें या फिर बाह या फिर बाहों। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही? आंसर यहाँ पे हो जाता है बी सही, बाहें यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पे समितियाँ हो जाएगा, समितियाँ, समितियों, समितियाँ। आंसर यहाँ पे जो सही हो जाता है वो बी, यहाँ पे समितियाँ हो जाएगा। अगला है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द उपर्युक्त क्या रहेगा? अनुज रहेगा, द्विज रहेगा, अग्रज या फिर सर्वज्ञ। अग्रज यहाँ पे हो जाता है, जो बड़े भाई हैं उनको अक्सर अग्रज बोला जाता है, छोटे को अनुज बोला है, द्विज यहाँ ब्राह्मण को, सर्वज्ञ मतलब सब जानने वाला। अगला है जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो उपकार हो जाएगा, लाभदायक, अपनापन या फिर समझदार। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे कौन से शब्द में यहाँ जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार हो जाता है। वैसे कार रहेगा, मूल शब्द है, उप इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। निर्मल का विलोम शब्द दिया गया है विकल्प में सही। यहाँ पे विषम हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, अभद्र हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। तो निर्मल का यहाँ पे मलिन हो जाता है, कोमल का कठोर हो जाता है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द में कौन सा है? यहाँ पे ऊर्ध्व या फिर अल्प या फिर मृदुल या फिर निम्न। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है वो हो जाएगा बी, अल्प हो जाता है इसका। अगला प्रश्न है कि सूर्य का पर्याय सही है, हो जाएगा भास्कर है कि मयंक है कि दिवाकर है या फिर सविता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कभी कभी ये नहीं जो होता है काफ़ी जो है अहितकर हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो मयंक सही हो जाता है क्योंकि भास्कर भी उसी का पर्यायवाची, दिवाकर भी और सविता भी सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि
निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को यहाँ पे छांटना है। हो जाएगा कि दांत दांत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है बी, इसमें दान और मुंह के लिए यहाँ पे दांत। अगला है कि ते अत्र कदा अगच्छति, अगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही, डी यहाँ पे हो जाएगा। वे यहाँ कब आते हैं, ते अत्र कदा अगच्छन्ति। अगला प्रश्न है कि सब देख रहे हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। सर्वे पश्यन्ति, सर्व पश्यामि, सर्वे तु पश्यन्ति, सर्वस्य पश्यन्ति। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा सर्वे पश्यन्ति, यहाँ पे हो जाएगा। नाटक उत्तर रामचरितम के ग्रंथकार कौन है, हो जाएगा शूद्रक हैं कि भास हैं, भवभूति हैं या फिर भट्ट नारायण हैं। यहाँ पे भवभूति आंसर सही हो जाता है, जिन्होंने उत्तर रामचरितम की रचना की है। जिसके नायक पूछा जाता है तो राम हो जाएंगे, नायिका पूछा जाता है तो सीता हो जाएंगी। एको नरसा करुणा इसी में उन्होंने कहा है। झलाम जसवंते सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, सज्जना हो जाएगा या फिर वृद्धि हो जाएगी, दिग्गजा हो जाएगा, सत्कारा हो जाएगा। कौन सी यहाँ पे संधि आपको देखने को मिल रही है, आंसर यहाँ पे दिग्गज हो जाएगा, दिग्गजा यहाँ पे सही हो जाएगा। हरि प्लस ये तो संधि होगी तो इसमें हरियतो हो जाएगी, हरियते हो, हरि एतो हो जाएगा, हरि एतो। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है वो हो जाता है सी, हरि प्लस एतो। यहाँ पे प्रगरी संख्या जो होती है वो यहाँ पे बताया गया है। अगला है राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा राजना नाम, राज्ञा नाम, राजनाम, राजनाम। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो बी हो जाता है, राज्ञा नाम। यहाँ पे षष्ठी का पूछा जा रहा है तो यहाँ राज्ञा नाम हो जाएगा। अगला है महर्षि संधि, महर्ष शब्द में संधि पूछी जा रही है तो यहाँ पे यड़ है, गुड़ है, अयादि है या फिर वृद्धि है। तो यहाँ पे महर्षि, तो यहाँ पे गुड़ संधि हो जाता है आंसर सही, क्योंकि यहाँ पे अर अल और ए और ओ जब देखने को मिलता है वहाँ पे गुड़ संधि के जो होते हैं आदेन गुड़ा, इसका सूत्र हो जाता है। अपूर्वः कोशो कोशाय विद्यते तव भारती। यहाँ पर भारती है, ये क्या है, संबोधनम है कि अपादानम है कि अधिकरणम है या संप्रदानम है। कौन सा यहाँ पे हो जाता है आंसर, यहाँ पे ए हो जाएगा कि ये संबोधनम के अंतर्गत आता है यहाँ पर भारती जो है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, हो जाएगा कि कविस्यः, कविभ्यः या फिर कविस् या फिर कवया या फिर कविभ्याम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है कविस्, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका सही। अगला है चतुर्थी तत्पुरुष समास है, यहाँ पे हो जाएगा धूपदारू, धूपदारू, दिमूर्ध्वा, नख भिन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाए ए हो जाएगा धूपदारू। चतुर्थी तत्पुरुष समास इसी में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न को देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो समास पूछे जा रहे हैं वो हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के भी समास, संस्कृत की भी संधियाँ इसमें देखने को आपको मिल रही होंगी। तो आप अपनी प्रश्नों की तैयारी का लेबल किस प्रकार से करना है, क्या करना है, ये इस प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट है इसको देख करके थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसी प्रकार की अपनी तैयारी को कर सकते हैं। साथियों यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल आप लोगों के द्वारा थोड़ा सा बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और जो है बेहतर करने की कोशिश करूं। धन्यवाद।